बड़ी हिम्मत है आपकी, आपने मिल्खा सिंह को काबू कर लिया है। ऑनर्ड। बात यह है कि जब से फिल्म आई है लोग दीवाने हैं। करीबन कोई 200-300 लेटर रोज़ का आता है और अब मेरा हर फंक्शन पे जाना नामुमकिन बात है। उसकी वजह यह है, एक तो एज है, 91 के आसपास जा रहा हूँ, दूसरा बैक एक भी रहती है, कुछ नज़र भी कमज़ोर है, तो इसलिए अब हर फंक्शन पे मिल्खा सिंह का जाना नामुमकिन बात है। तो मैंने अपने मैनेजर से ये कह रखा है कि 200-300 लेटर में से आपने सिर्फ महीने के अंदर 3 या 4 फंक्शन एक्सेप्ट करने हैं, और वो फंक्शन ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पे नौजवान बच्चे हों, और मिल्खा सिंह के जाने से हो सकता है कि किसी बच्चे को चिंगारी लग जाए और वो मिल्खा सिंह बन के दिखा दे, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आपने सवाल किया कि आपका बचपन मेरा कैसे गुजरा। बचपन की कोई ऐसी याद जो आप रिलीव करना चाहते हो? बचपन तो आपको क्या बताऊं कि आपको तो, आप लोगों ने तो स्टोरी सुनी है ना कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरह से डिवाइड हुआ। जी। आप लोगों ने तो स्टोरी सुनी हुई है, मगर मैंने अपनी आंखों से हर एक चीज़ देखी है। मेरे माँ बाप पार्टीशन के अंदर मेरी आंखों के सामने कत्ल किए गए, मेरे बहन भाई को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया। तो वो चीज़ जो है, मैं समझता हूँ को तो मुझे मरते दम तक कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद है 1947 के अंदर जब मैं दिल्ली लैंड आया, गाड़ी की छत पे बैठ के हम पाकिस्तान से आए, और दिल्ली जब आए तो दिल्ली प्लेटफार्म के ऊपर जितने भी रेफ्यूजी पाकिस्तान से आते थे, वो दिल्ली प्लेटफार्म, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आपने देखा है, तो वहाँ पे लोग आके गाड़ी से उतरा करते थे। तो आप ये देखो कि हज़ारों की तादाद के अंदर रेफ्यूजीज वहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ लोग मरे पड़े हैं, हैज़ा फैला हुआ है वहाँ पे, ना पानी पीने के लिए है, ना रोटी खाने के लिए है, ना जगह सोने के लिए है, ना कपड़ा पहनने के लिए, कुछ भी नहीं था। तो अब कितनी देर आप रोते रहोगे, माँ बाप को याद करते रहोगे। तो दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना आर्मी ज्वाइन कर ली जाए। तो 2-3 लड़के जो मेरे साथ मेरे हम साथी बन गए वहाँ पे रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो हम एक दूसरों से बातें करते रहते थे। कोई कहता था मैं रावलपिंडी से आया हूँ, कोई कहता था मैं लाहौर से आया हूँ, कोई कहता था मैं मिंट कुमरी से आया हूँ। तो फिर आपस में दोस्ती बन गई 2-4 दिनों के अंदर। रोते रहे, फिर उसके बाद सोचा कि चलो अब ये दोस्त बने तो इनके साथ बातें। तो मैं उस टाइम 17-18 साल का था। तो आर्मी में हम गए, 3-4 लड़के हम वहाँ पे। तो वो उस टाइम भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिफारिश चलती थी और पैसा चलता था। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे हर 6 महीने के बाद हम खड़े हो जाते थे। 50 पोस्टें हैं तो 50 पोस्टों के लिए 5000 आदमी पहुँचा हुआ है भर्ती होने के लिए। तो फिर वहाँ सिफारिश जिसकी होती थी, ये जो पैसा जो चढ़ाते थे वो आदमी जो थे वो सिलेक्ट हो जाते थे और हमें रिजेक्ट कर दिया जाता था। और दूसरा, आर्मी वालों ने मुझे रिजेक्ट तो ज़रूर किया। जब मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली, आर्मी ज्वाइन करने के बाद अगर आज मिल्खा सिंह का नाम सारी दुनिया में है, अगर आज इंडिया का नाम सारी दुनिया में है, तो इसका क्रेडिट जो है मैं आर्मी को देता हूँ। ये आर्मी की वजह से है। आर्मी के अंदर डिसिप्लिन है, आर्मी के अंदर हार्ड वर्क करवाते हैं, आर्मी के अंदर जो है आदमी के अंदर विल पावर आ जाती है कि मैंने ये काम करना ही करना है, मर जाना है, ये काम करना है। तो ये जो था, जो आज मिल्खा सिंह का नाम या इंडिया का नाम सारी दुनिया में है, तो इसका क्रेडिट जो है मैं आर्मी को देता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जब मैंने पहली बार ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया 1955-56 के अंदर, 56 जी, मेलबर्न के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जी। तो एक्चुअली जो है मैं इंस्पायर हुआ वहाँ पे जाके। इंस्पायर कैसे हुआ कि जब ओलंपिक गेम्स हुई तो ये फिल्म मेरी जो आपने देखी होगी, कि फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है कि
ऑस्ट्रेलिया में जो लड़का फर्स्ट आया था 400 मीटर के अंदर, जी अमेरिकन लड़का, तो मैं तो पहले राउंड के अंदर ही बाहर हो गया। आपको मालूम है कि पहला राउंड होता है, दूसरा राउंड होता है, क्वार्टर फाइनल होता है, सेमीफाइनल होता है, तब जाके लोग फाइनल में पहुंचते हैं और फिर उसके बाद जो है वो गोल्ड मेडल, जिनको सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो जब मैं पहले राउंड में बाहर हो गया तो मेरे दिल के अंदर आग ज़रूर थी। मैंने कहा भाई मैंने इस लड़के से मिलना है कि जो लड़का फर्स्ट आया यहाँ पे 400 मीटर के अंदर, इससे मिलना है, मिल के इससे पूछना है कि ये प्रोग्राम किस तरह का प्रोग्राम करता है, कैसे ये फर्स्ट आया है दुनिया के अंदर। राइट। तो हुआ ये कि अब मुझे उस टाइम इंग्लिश बोलना नहीं आती थी क्योंकि हम गांव के रहने वाले। मेरे साथ एक महेंद्र सिंह थे, उन्होंने लॉन्ग जंप के अंदर पार्टिसिपेट किया था 56 ओलंपिक गेम्स के अंदर। उस लड़के ने मैट्रिक की हुई थी और वो भी गांव से। अब उसको भी बेचारे को इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, यस नो ऐसी बातें करता था वो। तो वो मेरे कमरे में हम एक साथ में रहते थे ओलंपिक विलेज के अंदर। तो ओलंपिक विलेज में आपको मालूम है कि यहाँ पे इंडिया रह रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान रह रहा है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, यहाँ अमेरिका रह रहा है। तो सारी कंट्रीज़ के जो हैं लोग वो पास पास में ही घर होते हैं, तो वहाँ रह रहे होते हैं पूरे ओलंपिक विलेज के अंदर। जी। तो मैंने इरादा बनाया कि मैंने इस आदमी से मिलना है जो आदमी फर्स्ट आया है यहाँ पे। मैं तो पहले राउंड में बाहर हो गया। तो हुआ ये कि महेंद्र सिंह को मैंने साथ लिया और हम चले गए उसके पास में। 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस था जहाँ पे अमेरिकन टीम रह रही थी। तो जब हम उसके कमरे के बाहर जाके खड़े हुए तो हमने देखा वहाँ पे कैमरे वाले बैठे हुए हैं, फोटोग्राफर बैठे हुए हैं, बिकॉज उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। तो प्रेस वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वो कमरे से बाहर आया, उसने कहा भी 2 नौजवान यहाँ पे बाहर खड़े हैं, तो ये किस लिए खड़े हैं? तो वो आया, वो हमें कहता है कि यस जेंटलमैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो अब महेंद्र सिंह थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता था। वो महेंद्र सिंह ने कहा मिल्खा सिंह 400 मीटर। वो समझ तो गया बेचारा। उसने कहा आई एम सॉरी, आई एम वेरी बिजी टुडे बिकॉज प्रेस पीपल एंड द फोटोग्राफर दे आर वेटिंग फॉर मी, तो कैन यू कम टुमारो। तो हमने उसकी इतनी बात सुनी महेंद्र सिंह ने, और हम वहाँ से अपने कमरे को वापस आ गए। नेक्स्ट डे दोबारा हम उसके घर चले गए। वहाँ पे गए तो फिर महेंद्र सिंह ने बताया कि ये 400 मीटर दौड़ता है और 400 मीटर के अंदर पहले राउंड में ये बाहर हो गया है, इसका नाम मिल्खा सिंह है। अब मिल्खा सिंह को उस टाइम कौन जानता था? नया लड़का पहली बार ओलंपिक में गया, करोड़ों लोग दुनिया के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे वो सारे वहाँ पे आए हुए थे। तो उसने महेंद्र सिंह ने कहा कि ये चाहता है आपका जो कोचिंग शेड्यूल है 400 मीटर का वो लेना चाहता है। तो फिर उसने मुझे हर एक चीज़ लिख के दी। पहले तो उसने लिखा कि मैं सारा साल क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, वंडरफुल, कितनी हिल रनिंग करता हूँ, कितनी सैंड रनिंग करता हूँ, कितने स्टार्ट लेता हूँ, कितनी रेपिटेशन रनिंग करता हूँ, कितनी वेट ट्रेनिंग करता हूँ। तो वो हर एक चीज़ उसने मुझे पूरी लिख के दी। तो जब मैं इंडिया को वापस आया वो प्रोग्राम लेके, तो मैंने धरती माता की कसम खाई। तो मेरा जो कोच था, मैंने उससे पूछा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर का जो है वो क्या है जी। तो वो उसने मुझे लिख के दिया कि ये 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो जब मैं दिल्ली लैंड किया तो मैंने धरती माता की इंडिया की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के नहीं रहूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो आप हैरान होंगे कि मैं 6 घंटे रोज़ ट्रेनिंग किया करता था जी। सर्दियों में और गर्मियों में भी। मई जून के महीने के अंदर आदमी 10 मिनट नहीं दौड़ सकता, मैं 3 घंटे सुबह दौड़ता था और 3 घंटे दोपहर के बाद दौड़ता था। 6 घंटे ट्रेनिंग करता था और अपने आप को हर 10 दिन के बाद टेस्ट किया करता था कि क्या मिल्खा सिंह आपका टाइमिंग जो है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के नज़दीक मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो अब ये देखिए कि 56 से लेके 58 तक मुझे 2 साल लगे
जो मैं लगातार 6 घंटे ट्रेनिंग कर करके अपने आप को टेस्ट कर करके तो वर्ल्ड टाइमिंग के नज़दीक पहुंचा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो 1958 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, जी, वहां पे मिल्खा सिंह ने 400 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल जीता। वो पहला इंडियन था, मिल्खा सिंह, जिसने 400 मीटर के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता। और दुनिया को ये पता चला कि मिल्खा सिंह को इंडिया का आदमी उठा है जो जिसने 400 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल जीता। द स्टार वाज बॉर्न। द स्टार वाज बॉर्न। वही मैं आपको मिल्खा बता रहा सिंह, हूं ना जी। कि वो चीज जो थी उसने मेरे दिल के अंदर इतना जोश भर दिया कि मुझे अभी तक याद है कि जब क्वीन आई जिसने मेरे आके गले के अंदर गोल्ड मेडल डाला, ये कार्डिफ की बात है, वेल्स की बात है ये। तो जब गोल्ड मेडल मेरे गले के अंदर डाला, 1 लाख अंग्रेज जो था वो स्टेडियम के अंदर बैठा था। सब के सब वो स्टेडियम के अंदर खड़े थे, तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा था, नेशनल एंथम बज रहा था और खुशी से मेरी आंखों के अंदर आंसू थे और मैं रो रहा था। खुशी के आंसू थे कि मिल्खा सिंह जी, आज सही महीने में आपने अपने देश का नाम ऊंचा किया है और देश का नाम जो है दुनिया भर में रोशन किया है। तो जब क्वीन चली गई, मुझे याद है कि वहाँ पे एक साड़ी वाली बॉब्ड हेयर लेडी बैठी थी। जी, वो लेडी कौन थी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो थी पंडित जी की सिस्टर विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी वहाँ पे उस टाइम इंग्लैंड के अंदर हाई कमिश्नर थी। तो वो क्वीन के पास ही बैठी थी। तो वहाँ से वो, जब मैं विक्ट्री स्टैंड से नीचे उतरा, क्वीन गोल्ड मेडल डाल के चली गई, तो वो भागी भागी आई, आके उसने मुझे हग किया जोर से, मिल्खा जी, मिल्खा जी, मिल्खा जी, आपने हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिया और पंडित जी का मैसेज आया, आपको क्या चाहिए। अब मुझे मालूम ही नहीं कि ये औरत कौन है। तो उसने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मिल्खा जी, मैं विजय लक्ष्मी हूँ, मैं पंडित जी की बहन हूँ और मैं पंडित जी का मैसेज लेके आई। दैट इज एन अचीवमेंट, दैट इज एन अचीवमेंट। मैंने उसको घुटने हाथ लगाए, छुआ। जब उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे हाई कमिश्नर हूँ, तो मुझे मालूम नहीं था कि शी इज़ हाई कमिश्नर देयर। जी, तो पंडित जी का मैसेज क्या देती है कि पंडित जी ने ये कहा है कि मिल्खा सिंह से पूछो कि मिल्खा सिंह को क्या चाहिए। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा ज़माना ऐसा था कि हमें कुछ मांगना नहीं आता था। अगर मैं चाहता, पंडित जी को कहता 200 एकड़ ज़मीन मुझे यूपी में दे दो, 200 एकड़ ज़मीन मुझे पंजाब में दे दो, मुझे 2-4 कोठियाँ दिल्ली में डलवा दो, तो पंडित जी के लिए बड़ी मामूली बात थी, वो कर सकते थे। मगर हमें मांगते हुए उस टाइम शर्म आती थी। ना ध्यानचंद जी ने कुछ मांगा, ना लाला अमरनाथ जी ने कुछ मांगा, ना मिल्खा सिंह ने कुछ मांगा। दैट्स अ रियल स्पोर्ट्समैन, दैट्स अ रियल स्पोर्ट्समैन। तो हुआ ये, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पंडित जी से ये कह दो, मैसेज दे दो मेरा, क्योंकि उस टाइम ये टीवी नहीं थे, जी, मोबाइल भी नहीं थे, जी, टेलीफोन पे ही बातें होती थी, टेलीफोन आते जाते थे। तो फिर पंडित जी को उनकी सिस्टर ने ये मैसेज दिया कि मिल्खा सिंह ने ये डिमांड मांग की है कि मैंने अगर गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है तो हिंदुस्तान के अंदर, सारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर आज एक दिन के लिए छुट्टी कर दो। अरे वाह, अरे वाह। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश थी जो मैंने वहाँ पे ये जाहिर की। तो वहाँ से ही मिल्खा सिंह का नाम इतना चढ़ा दुनिया भर में कि उसके बाद मिल्खा सिंह ने कम से कम 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी और सारी दुनिया के अंदर मिल्खा सिंह जीतता चला गया। आज मिल्खा सिंह पेरिस में दौड़ा तो जीत गया, आज मिल्खा सिंह लंदन में दौड़ा जीत गया, आज मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया में दौड़ा जीत गया। हर जगह जहाँ भी दौड़ता, 80 कंट्रीज़ में मैं दौड़ा और हर जगह मैं जीतता चला गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज मिल्खा सिंह का नाम सारी दुनिया में है तो वो एक दिन में नहीं बना, 15 साल लग गए। 15 साल में मिल्खा सिंह का नाम जाकर दुनिया भर में बना। और मिल्खा सिंह एक ही बार पैदा हुआ है, ऐसे ही रहेगा? नहीं, पैदा तो एक बार हुआ है, मगर अब मेरा आखिरी ख्वाहिश मेरी ये है कि ये जीवन छोड़ने से पहले, ये दुनिया छोड़ने से पहले, जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से मिस हो गया रोम ओलंपिक के अंदर, जी, जी, मैं देखना चाहता हूँ
कि कोई ना कोई इंडियन नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए कि 400 मीटर के अंदर जाके वो गोल्ड मेडल, जो मेरे हाथ से गोल्ड मेडल गिर गया। मुझे याद है कि जब मैं रोम ओलंपिक में दौड़ने के लिए जा रहा था, सारी दुनिया के लोग ये कहते थे 400 मीटर अगर कोई जीतेगा रोम ओलंपिक के अंदर तो इंडिया का मिल्खा सिंह ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। तो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं देख के जाऊं कि कोई नौजवान ऐसा उठे जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लहरा पाया, जो नेशनल एंथम मैं नहीं बजा पाया, जो गोल्ड मेडल मैं नहीं ले पाया, वो जाके ले, तो मैं देख के जाऊं, मेरी तबीयत, मेरा जो है हिंदुस्तान पूरा खुश हो कि वाकई मिल्खा सिंह की ख्वाहिश जो है इस नौजवान ने पूरी कर दी। तो ये है बिल्कुल ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ड्रीम बिग अचीव बिग। अगर मन दृढ़ हो, मेहनत करने का जज्बा हो, कहीं पहुंचने की चाहत हो, तो बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। उसकी मिसाल है मिल्खा सिंह जी। और आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा इंडिया के हर एथलीट से, प्लीज़ प्लीज़ इंडिया के लिए, मिल्खा जी के लिए हमें एक गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में चाहिए ही चाहिए। मिल्खा जी, आई थिंक विल हैव दैट डे वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा मिल्खा जी, अभी जैसे आप बता रहे 91, बट यू डोंट लुक लाइक 91, यू डोंट लुक लाइक एनीवेयर नियर 91। Thank you. आपका फिटनेस मंत्र? हाँ, फिटनेस के लिए हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मैं दो चीज़ें कहता हूँ, स्पेशली सीनियर सिटीजन से। वो ये है कि आदमी को जब भी मारती है वो ज़बान मारती है, राइट। खाने में भी और बोलने में भी। ये दो चीज़ें याद रखनी है। जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ। खाने में ये है कि आप किसी पार्टी पे जाते हैं, शादी पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको 20 चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं। फ़िश बनी पड़ी है, चिकन पड़ा है, लड्डू पड़े हैं, जलेबी पड़ी है, बर्फ़ी पड़ी है। हर आदमी कहता है खाओ खाओ खाओ, दबा के खाओ। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी बीमारी लगती हैं वो आपको पेट से लगती हैं। अगर आपका पेट ठीक है तो आपको बीमारी कभी नहीं लगेगी जी। जब भी बीमारी लगेगी वो पेट से लगेगी। जब आप खाते हैं दबा के, गैस बनती है, गैस से आपको हार्ट ट्रबल होती है, गैस से आपको किडनीज की प्रॉब्लम होती है, गैस से आपको ब्लड प्रेशर होता है। 20 बीमारी लगती हैं आपको पेट से लगती हैं। तो मैं आप लोगों से ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको 4 चपाती की भूख है तो 2 खाइए, 2 की भूख है तो 1 खाइए, 2-2 घंटे के बाद खाइए, 3-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाइए, पेट को पूरा मत भरिए। तो नंबर ऑफ मील्स बढ़ जाएं, खाने का पोर्शन कम हो जाए, कम हो जाए, कम खाइए। क्योंकि अब मैं रात को रोटी नहीं खाता हूँ, कई साल हो गए मुझे रोटी छोड़े हुए। तो मैं थोड़ी बहुत स्नैक्स वगैरह ले लेता हूँ, मगर चपाती खाए हुए मुझे सदियाँ हो गई हैं, रात को नहीं खाता। दोपहर को खाना अच्छा खा लेता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट हैवी ले लेता हूँ, मगर रात को सोते टाइम कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटे कुछ नहीं खाता। राइट 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 राइट। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये एडवाइस करूंगा सब लोगों से जितने सीनियर सिटीजन हैं या जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज जो है 24 घंटे में बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे आप होते हैं ना आपके पास जी, तो उसमें आप 10 मिनट निकालिए, वॉक करिए, योगा वॉक करिए, कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ी बहुत जॉगिंग कीजिए। अगर जॉगिंग कर सकते हैं हल्की हल्की जॉगिंग कर लीजिए ग्राउंड में जाके। अगर नहीं कर सकते हैं तेज वॉक कर लीजिए। 10-15 मिनट के लिए वो काफ़ी है। और मैं ये गारंटी आपको देता हूँ कि अगर आप 10 मिनट अपनी सेहत के लिए निकालते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आज मेरा आपसे वायदा है, अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच के सबसे पहला जो मैं काम शुरू करूंगा वो करूंगा 15 मिनट की वॉक। आई विल मेक माई सेल्फ फिट एंड डेफिनेटली ए कमिटमेंट टू यू। करनी है। अब इस एज के अंदर भी मैं 10-15 मिनट के लिए अब मैं जाता हूँ बाहर, दौरे पे जाता हूँ, थका टूटा आता हूँ जी। टूर से जब वापस आता हूँ तो मैं जो ट्रैक सूट पहनता हूँ और लेक पे निकल जाता हूँ, जॉगिंग करके आता हूँ। 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तेज चल लिया, जॉगिंग कर ली बीच में, तो उससे मुझे कोई बीमारी जो है मेरे नज़दीक नहीं आती। और मैं ये गारंटी देता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि 10 मिनट सेहत के लिए निकालिए, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। सेहत है तो आपके यार दोस्त हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सब मिलने के लिए आएंगे। एक बार आप चारपाई पे पड़ गए
कोई आएगा, अरे यार आई एम वेरी सॉरी, आप बीमार हो गए हैं, मुझे बहुत दुख हुआ है आपके बारे में सुन के, इतनी बात कह के वो चला जाएगा। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपके पास बैठ के आपके दुखड़े सुने। मेरे ख्याल से वो सिंपैथी आपकी बीमारी और बढ़ा देती और बढ़ा देती है। तो इसलिए मेरी ये दो चीज़ें जो मैंने आपसे कही हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं हर इंसान के लिए। जबान पे कंट्रोल और रोज 15 मिनट से 20 मिनट की एक्सरसाइज, ये है इनका फिटनेस मंत्रा। नॉर्मली आप इतने बिजी रहते हैं, टूर्स पे रहते हैं, जब आप घर पे होते हैं तो आपका डेली स्केड्यूल में नॉर्मली क्या क्या इंक्लूड रहता है? वो मैंने आपको बता दिया है। अगर घर पे मैं 2-3 दिन के लिए अगर यहाँ पे होता हूँ जी, तो उसमें एक्सरसाइज तो ज़रूर करता हूँ, फिर गोल्फ भी खेल लेता हूँ कभी कभी, गोल्फ का शौक है मुझे। जी जी जी, मेरा बेटा जो है, हाँ, आपको मालूम है कि वो भी इंटरनेशनल फेम गोल्फर है। एब्सोल्युटली। तो हम तो नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा जो है वो स्पोर्ट्स में जाए, क्योंकि हमारे ज़माने में स्पोर्ट्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिला। मैंने आपको ध्यानचंद की मिसाल दी, मैंने आपको लाला अमरनाथ की मिसाल दी। लाला अमरनाथ मुझे कहते थे कि जब मैं क्रिकेट मैच खेलता था तो मुझे 2 रुपये मैच के मिलते थे, और 3rd क्लास में मैं ट्रैवल करता था, नीचे गाड़ी के नीचे फट्टों के ऊपर सो के जाता था। तो आज देखिए बच्चों के पास कितना पैसा है जी, आज ज़माना आप बिल्कुल एक बदल मैच गया। खेलते हैं, कितना ज़माना बदल गया है। जी, तो इसलिए मैं ये चाहूँगा, ये हर एक माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि अगर बच्चे की लाइफ आपने बनानी, मैं अपने बेटे की जी, आपको मिसाल दे रहा था जी, कि हम नहीं चाहते कि वो स्पोर्ट्स में जाए। मेरी बीवी भी नहीं चाहती थी, मैं भी नहीं चाहता था, क्योंकि हम इसलिए नहीं चाहते थे कि भाई हमारे ज़माने में हमें स्पोर्ट्स में कुछ नहीं मिला, अगर इसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी तो ये हमारे जाने के बाद क्या करेगा। तो हम चाहते थे इसको डॉक्टर बनाएं या इंजीनियर बनाएं, मगर वो हम नहीं कर पाए। मगर इसकी डेस्टिनी ये थी कि मैंने गोल्फ खेलनी है, मैंने स्पोर्ट्स में जाना है, मैंने उसको, क्योंकि ब्लड था, मेरी बीवी भी स्पोर्ट्स लेडी है, हाँ जी, तो मैं भी स्पोर्ट्समैन था, तो वो ब्लड जो जनरेशन, वो आई मीन जीन्स जो थे उसमें थे, और उसने कहा कि नहीं मैंने स्पोर्ट्स में जाना है। तो मैंने ये इरादा बना लिया, मैंने कहा अगर ये नहीं मानता तो फिर इसको, अगर गोल्फ खेलनी है तो चलो खेले। तो फिर मैं इसके पास 6-6 घंटे बैठ के रोज़ बॉलें मरवाया करता था, और इसके हाथों में से खून निकला करता था। मैंने कहा नहीं बेटे, अगर तूने, जैसे तेरा बाप जो है दुनिया में से नाम पैदा किया है, इसी तरह से तूने अगर गोल्फ में नाम पैदा करना है तो हार्ड वर्क के बगैर और कोई रास्ता ही नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था, हर एक माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चे की लाइफ बनानी है, चाहे उन्होंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, जितना बच्चा हार्ड वर्क करता है उससे डबल हार्ड वर्क माँ बाप को करना